मैं विभा मिश्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडा एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अध्यापन परिचय को लेकर आज हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 अंक के हैं। तो इन्हें हम इस तरीके से समझेंगे कि प्रश्न और उसका सही उत्तर और सही उत्तर क्यों है ये भी हम जानेंगे। तो यदि हम 1 अंक के प्रश्न भी अच्छे से समझ सकते हैं तो किसी भी तरीके से यदि वो पूछे जाएं तो उनको हम लिख सकते हैं और हमेशा के लिए वो हमें याद रहेंगे। जैसे प्रारंभ करते हैं प्रश्न 1। अर्थशास्त्र विषय जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। उक्त कथन है। इसका सही उत्तर है एल्फ्रेड मार्शल। अध्याय के प्रारंभ में ही ये कथन दिया हुआ है कि एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में तो मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है, चाहे वो उत्पादन से संबंधित हो, चाहे वो सेवा से संबंधित हो, तो विभिन्न कार्यों के बदले जो धन कमाता है, जो आय कमाता है, तो वो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो हमें कथन ध्यान रखना है कि ये कथन है एल्फ्रेड मार्शल का। प्रश्न दूसरा है कि जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप होते हैं। इसका सही उत्तर है उपभोक्ता। तो ध्यान रखना है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, हम आप भी उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदते हैं और वस्तुओं का उपभोग करने के पश्चात अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। यानी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जब हम वस्तुओं को खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता होते हैं। एक उपभोक्ता वही होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं को क्रय करता है अथवा खरीदता है। प्रश्न तीसरा, विक्रेता का उद्देश्य होता है। सही उत्तर है लाभ कमाना। विक्रेता जो वस्तुओं को बेचने का कार्य करता है, वस्तुओं को जो बेचते हैं वो विक्रेता कहलाते हैं। विक्रेता का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। जब वस्तुओं को वो क्रय करता है तो वह उससे कुछ ऊंची कीमत पर, ज्यादा कीमत पर ही उस वस्तु को बेचना पसंद करता है। कारण यह है कि जो वस्तुओं को क्रय करेगा और जो वस्तुओं को बेचेगा उनके बीच का अंतर ही उसका लाभ होता है। जितनी ऊंची कीमत पर बिकेगा उतना ही अधिक उसको लाभ होता है। कभी कभी हानि भी हो सकती है या वह उतनी कीमत पर बेचने को बाध्य होता है जितने में खरीदी गई होती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मुख्य उद्देश्य होता है उसका वस्तु से लाभ कमाना। प्रश्न चौथा कि अर्थशास्त्र में कौन सी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका सही उत्तर है आर्थिक। जैसा कि अल्फ्रेड मार्शल की कथन में भी अपन ने देखा था कि सामान्य कारोबार में जो मनुष्य जो क्रियाओं का अध्ययन करता है वो क्रियाएं होती हैं आर्थिक। तो अर्थशास्त्र में जो आर्थिक क्रियाएं यानी जिनके बदले धन कमाए जाए, पैसे कमा जाए, उन्हीं का ही अध्ययन किया जाता है। कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो अनार्थिक होती हैं। इसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं कि यदि कोई एक शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है तो बदले में उसे वेतन प्राप्त हो रहा है, तो धन प्राप्त हो रहा है, तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। और यदि वही शिक्षक घर में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तब उसे वेतन प्राप्त नहीं होगा, तब वो अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। तो यहाँ अर्थशास्त्र में अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। अर्थशास्त्र में उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध धन से होता है या अर्थ से होता है, जिसे हम आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं। प्रश्न पांचवा, मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं। इसका सही उत्तर है असीमित। हम स्वयं भी देखते हैं मनुष्य की आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं होती। एक आवश्यकता पूरी होती है, पुनः दूसरी, फिर तीसरी, या एक साथ एक से अनेक आवश्यकताएं भी होती हैं। तो आवश्यकताएं जो होती है वो असीमित होती हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती। प्रश्न छठवां, उत्पादकों के पास संसाधन होते हैं। इसका सही उत्तर है सीमित। उत्पादक जिन संसाधन यानी जिनके माध्यम से वो उत्पादन का कार्य करते हैं, तो उत्पादक के जो संसाधन होते हैं उनके पास वो सीमित होते हैं। जैसे प्रकृति के द्वारा हमें भूमि प्राप्त है, अन्य संसाधन भी होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। तो इन संसाधन जो होते हैं उनकी एक सीमा होती है, वो निश्चित होते हैं, सीमित होते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम देख ले भूमि की पूर्ति एक सीमित होती है, उसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ा सकते। इसी प्रकार से अन्य संसाधन, दूसरे संसाधन भी हम देख सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के पास धन है या परिवार में जो आय है वो भी एक, उसकी भी एक सीमा होती है, निश्चित होती है। वो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उन संसाधनों को नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ उत्पादकों के संसाधन पूछा गया है, तो उत्पादकों के संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। संसाधनों के प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है संसाधनों के प्रयोग होते हैं। इसका सही उत्तर है वैकल्पिक। वैकल्पिक का आशय होता है एक से अधिक प्रयोग।
तो जो भी संसाधन होते हैं, जो भी साधन होते हैं, जैसे अपन ने भी पिछले प्रश्न में देखा था उत्पादन के संसाधन, तो उत्पादन के संसाधन के अंतर्गत यदि हम उदाहरण के तौर पर यदि भूमि का टुकड़ा ले लें, तो भूमि के टुकड़े के जो प्रयोग होते हैं वो वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, यानी एक से अधिक प्रयोग होती है। यदि एक भूमि का टुकड़ा है तो उसका प्रयोग हम खेती करने में भी ले सकते हैं, उस पर मकान भी बना सकते हैं, पार्क भी बना सकते हैं, या अन्य रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। अब ये अलग बात है कि हम जिस पर प्रयोग करना चाहे उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारे पास विकल्प तो है कि उस भूमि का प्रयोग हम किस रूप में करें। या दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं, यदि हमारे पास आय है, पैसे हैं, तो उस पैसे का प्रयोग हम कहाँ करें, कहाँ कहाँ वो व्यय करें, तो हमारे पास उसके अनेक विकल्प होते हैं, शिक्षा पर व्यय करें या कुछ अन्य पर व्यय करें। तो यहाँ प्रश्न है कि संसाधनों के जो प्रयोग होते हैं वो वैकल्पिक, वैकल्प यानी एक से अधिक। फिर अगला प्रश्न है, चयन की समस्या का जन्म होता है। सही उत्तर है इसका संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग को लेकर। जैसे अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि संसाधनों के प्रयोग वैकल्पिक होते हैं। अब उस विकल्प में से कौन से विकल्प को हम चुनें कि संसाधनों का प्रयोग हम किस क्षेत्र में करें, कहाँ करें, तब वह हमें चुनना होता है, तो वही कहलाती है चयन की समस्या। इसको हम आर्थिक समस्या भी कहते हैं। तो चयन की समस्या कौन से विकल्प को चुनना है वो जन्म होता है कहाँ से, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग को लेकर। और यही चयन की समस्या से भी अर्थशास्त्र का जन्म होता है कि संसाधन सीमित है, उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, तब उनके द्वारा फिर उत्पादन के क्षेत्र में, तो अर्थशास्त्र का जन्म भी यहीं से होता है। अगला प्रश्न है, वस्तु की कीमत एवं लागत से संबंधित बातों का चयन करना संबंधित अध्ययन है। इसका सही उत्तर है उत्पादन। उत्पादन के अंतर्गत वस्तु की कीमत और लागत से संबंधित अन्य बातों का भी अध्ययन किया जाता है, किंतु यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि वस्तु की कीमत एवं लागत से संबंधित बातों का चयन, कि कोई भी उत्पादक यानी जो वस्तु का उत्पादन करता है, तो उत्पादन के अंतर्गत इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है कि जो उत्पादक होता है वो उत्पादन करने से पहले देखता है कि वस्तु की कीमत क्या होगी, उस वस्तु की लागत क्या होगी। यदि लागत कम, कीमत अधिक होगी तो उसे लाभ होगा, तब वस्तु का उत्पादन करेगा। इसके अलावा अन्य तत्व भी देखता है कि वस्तु बाजार में किस वस्तु की मांग है, या अन्य बातों को देखता है। लेकिन यहाँ देखेंगे प्रश्न है कि कीमत एवं लागत से संबंधित बातों का चयन करने से संबंधित जो अध्ययन है वो उत्पादन का विषय है, या उत्पादन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 10वां, कुल आय या राष्ट्रीय आय को उत्पादन के साधनों के मध्य कैसे वितरित किया जाता है, संबंधित अध्ययन है। इसका सही उत्तर है वितरण। अब वितरण किसे कहते हैं, साधारण अर्थ में तो वितरण का अर्थ होता है बांटना, लेकिन अर्थशास्त्र में वितरण का आशय कुछ अलग है। वितरण यानी उत्पादन के जो संसाधन होते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं, जैसे उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, तो इन साधनों के मध्य जो भी उत्पादित आय होती है, उत्पादित आय यानी जो उत्पादित वस्तु की जो मात्रा होती है उसको बेचकर जो आय प्राप्त होती है वो कहलाती है राष्ट्रीय आय या कुल आय। तो जो भी कुल आय या राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन के संसाधनों के मध्य बांटी जाती है। जैसे भूमिपति को लगान, श्रमिक को मजदूरी, पूंजीपति को ब्याज या संगठक को वेतन, और साहसी के हिस्से में लाभ या हानि आता है। तो इस प्रकार से जो वितरित किया जाता है वो वितरण के अंतर्गत आता है। तो वितरण की यहाँ हमारी परिभाषा भी तैयार हो रही है कि वितरण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी, निर्धनता, निरक्षरता जैसी आधुनिक समस्या भी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। इसका सही उत्तर है हाँ। तो पारंपरिक अर्थशास्त्र में तो आर्थिक अर्थशास्त्र में जिन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था वो उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि थी, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में अन्य जो समस्या है जैसे बेरोजगारी, निर्धनता, निरक्षरता, इन समस्याओं का अध्ययन भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। सांख्यिकी से जोड़कर भी हम इससे संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे, आंकड़े एकत्रित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उस समस्या का हल निकालते हैं। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के माध्यम से इन सब समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। इसका सही उत्तर है हाँ, किया जाता है। प्रश्न 12, तथ्यों का संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसका सही उत्तर है सांख्यिकी में। तो सांख्यिकी किसे कहते हैं, सांख्यिकी यानी जिसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत किए जाता है सांख्यिकी में। और तथ्य यानी कोई भी बात, जैसे हम बेरोजगारी, निर्धनता या निरक्षरता, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे, तो जब तक हम इनको संख्याओं के रूप में विवरण प्रस्तुत इनका नहीं करेंगे तब तक हम आगे इन समस्या का समाधान भी नहीं कर सकते। कोई भी तथ्य, उन तथ्यों को यदि हम संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करें तो वो कहलाता है, वो आता है सांख्यिकी विषय के अंतर्गत, सांख्यिकी के अंतर्गत।
अगला प्रश्न है कि जिन आर्थिक तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है वह कहलाते हैं। अभी अपन ने देखा था कि आर्थिक तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो सांख्यिकी कहलाता है, लेकिन जो संख्याएं होती हैं वो समूह में होती हैं, उसे हम समंक कहते हैं या आंकड़े भी कहते हैं। अब समंक या आंकड़े जो होते हैं वो किसी भी तथ्य को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जो आंकड़े या जो समंक होते हैं वो समूह में होते हैं, एक अंक या एक संख्या नहीं होती। तो क्यों क्यों नहीं होती? क्योंकि एक अंक या एक संख्या से हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जब तक अनेक संख्याओं के रूप में होंगी तब तक तभी हम उससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आंकड़े या समंक जो होते हैं वो आर्थिक तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। प्रश्न 14 कि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी के बीच संबंध, इसका सही उत्तर है। यानी दोनों के बीच संबंध पाया जाता है, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी भी संबंध है। जैसे अपन ने अभी पिछले प्रश्न में देखा था कुछ आधुनिक कुछ समस्या है जैसे बेरोजगारी, निर्धनता आदि, तो उन सब का यदि हम हल निकालेंगे तो उनको हम सांख्यिकी के माध्यम से ही निकालेंगे। जो समस्या है उनको संख्यात्मक रूप में पहले प्रस्तुत करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर समस्या देखेंगे, उससे संबंधित नीति बनाएंगे। तो अर्थशास्त्र में इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है और सांख्यिकी के माध्यम से किया जाता है। तो अर्थशास्त्र और सांख्यिकी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों के बीच जो है वो संबंध पाया जाता है। प्रश्न 15 सांख्यिकी में संबंधित आंकड़े होते हैं, इसका सही उत्तर है किसी भी क्षेत्र के। यानी जो संख्याओं में जो आंकड़े व्यक्त किए जाते हैं, जो तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, वो जरूरी नहीं कि किसी विषय से संबंधित ही हो, विशेष क्षेत्र से संबंधित हो, कि वो अर्थशास्त्र के हों, इतिहास के हों, राजनीति के हों या किसी स्थान विशेष के हों। तो वो किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, लेकिन जब जो भी हम आंकड़े समूह के रूप में होंगे वो संख्यात्मक रूप में जो प्रस्तुत करेंगे वो किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। प्रश्न 16 अर्थशास्त्र में मात्रात्मक आंकड़ों के साथ गुणात्मक आंकड़ों का भी प्रयोग, इसका सही उत्तर है होता है। तो अर्थशास्त्र में मात्रात्मक या संख्यात्मक आंकड़ों का तो प्रयोग होता ही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम गुणात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उनको भी हम विभिन्न वर्गों में विभाजित करके उनको समूह में ले सकते हैं। जैसे लिंग, लड़का लड़की या विवाहित अविवाहित या ईमानदारी बेईमानी, तो इसको हम एक अंक के रूप में समूह के रूप में हम इनको ले सकते हैं। तो आंकड़ों के मात्रात्मक के साथ गुणात्मक आंकड़ों का भी अर्थशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी किसी भी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करती है, इसका सही उत्तर है हाँ। तो कोई भी आर्थिक समस्या हो, जैसे अभी अपन ने पिछले प्रश्नों में देखी थी बेरोजगारी, निरक्षरता आदि, तो उस समस्या को हम हल कर सकते हैं सांख्यिकी के द्वारा। उस समस्या को हम कोई भी यदि समस्या है, मान लो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी से संबंधित हम आंकड़े लेंगे कि देश में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं या कितने लोगों को रोजगार प्राप्त है। यदि बहुत अधिक लोग को रोजगार प्राप्त नहीं है यदि, तो हम कहेंगे बेरोजगारी है। अधिकांश लोगों को रोजगार प्राप्त है यदि, तो हम कहेंगे बेरोजगारी नहीं है। तो यदि समस्यात्मक रूप में हम कोई भी तथ्य को देखेंगे कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो हम उसको सांख्यिकी के माध्यम से हम देख सकते हैं और उस समस्या का हम निदान भी कर सकते हैं। तो सांख्यिकी किसी भी आर्थिक समस्या को समझने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है यथार्थ तथ्य अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा होते हैं, इसका सही उत्तर है अधिक विश्वसनीय। यथार्थ तथ्य यानी कोई भी बात को यदि हम स्पष्ट रूप से बताएं, चूंकि हम सांख्यिकी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, तो संख्यात्मक रूप में कोई तथ्य हो तो उसको उसकी अपेक्षा अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा जो होते हैं वो होते हैं अधिक विश्वसनीय। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कश्मीर में आए भूकंप के दौरान मान लो 310 लोगों की मौत हुई, तो जो 310 का जो निश्चित आंकड़ा बता रहा है ये यथार्थ तथ्य है कि 310। अब इसी बात को हम अस्पष्ट रूप से कहें, हम कहें कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई, अब सैकड़ों में 100 भी आ सकता है, 900 भी आ सकता है, तो ये स्पष्ट नहीं, ये अस्पष्ट है। हाँ, यदि हम 310 संख्या बता रहे हैं तो वो यथार्थ तथ्य है। तो यदि हम यथार्थ तथ्य बताते हैं तो ज्यादा विश्वसनीय होगा। प्रश्न हम फिर से देखेंगे कि यथार्थ तथ्य अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा होते हैं, इसका उत्तर है सही अधिक विश्वसनीय। अगला प्रश्न आंकड़ों के समूह को संक्षिप्तीकरण में किया जा सकता है सांख्यिकी विधि माध्य द्वारा। आंकड़ों के समूह को सांख्यिकी के अंतर्गत ये विधि है माध्य।
जिसको हम गणितीय रूप में भी देखेंगे आगे। तो माध्य एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम दिए गए अंकों को का एवरेज निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे आंकड़े हैं यदि जिनको हम याद नहीं रख सकते, तो उनको हम एवरेज के द्वारा एक एवरेज निकाल के, जिसको हम माध्य भी कहते हैं, उसके द्वारा हम उसको संक्षिप्त में याद रख सकते हैं। तो सांख्यिकी विधि के द्वारा उसका सही उत्तर है माध्य के द्वारा। इसको निकालने का तरीका है कि जो भी संख्याएं दी होती हैं उन सब का हम योग कर लेते हैं और कितने संख्या है उससे हम भाग दे देते हैं, तो जो भी अंक निकल आता है वो माध्य कहलाता है। तो माध्य के द्वारा हम बहुत बड़ी संख्या में आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी विधियां होती हैं, इसका सही उत्तर है पूर्ण रूप से सत्य नहीं। अब सांख्यिकी विधियां तो होती हैं, तो वो जो सांख्यिकी विधियां के द्वारा जो भी गणितीय रूप में जो भी आंकड़े निकाले जाते हैं वो अनुमान पर आधारित या पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते, वास्तविकता का निकट तो होते हैं लेकिन हम उनको पूर्ण रूप से सत्य नहीं कह सकते हैं। जैसे कि पाठ के अंत में एक कहानी भी दी हुई है, उपहास के रूप में दी हुई है कि एक नदी है, उस नदी को पार करना है, परिवार के 4 सदस्य हैं। अब परिवार के मुखिया को उस नदी की औसत गहराई की जानकारी है। अब उसने क्या किया कि नदी की औसत गहराई की चूंकि उसे जानकारी थी, तो उसने अपने परिवार के चारों सदस्यों के कद को जोड़ा और उसको औसत निकाला। तो उसने जो औसत निकाला, तो चूंकि परिवार के सदस्यों का औसत कद नदी की औसत गहराई से अधिक था, इसलिए उसने सोचा कि वे सभी सुरक्षित रूप से नदी पार कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि नदी पार करते समय परिवार के कुछ सदस्य यानी जिनकी हाइट कम थी, बच्चे आदि, वो क्या हुए, डूब गए क्योंकि उन्होंने औसत निकाला था। तो हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी विधियां जो होती हैं पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती। थैंक यू।